तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ एपीके। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के आगे के 3 टॉपिक मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ करेंगे। तो नोटबुक्स निकालो, आज के डेट डालो और सो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो के अंदर हम जो 3 टॉपिक करेंगे वो होगा मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हुए हम पढ़ेंगे कि मोमेंटम क्या है। व्हाट इज़ मोमेंटम? मोमेंटम की बेसिकली कोई डिफाइन नहीं है। मोमेंटम इज़ बेसिकली जस्ट मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। मोमेंटम इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंटम इज जस्ट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन हम किसको कहते हैं? मोमेंटम को। तो मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से। ठीक है, तो बेसिकली ये बन जाएगा m इंटू वी। जो मोमेंटम है, ये जो फोर्स है, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया। ठीक है, और द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास और वेलोसिटी के ऊपर दोनों चीज़ें निर्भर करती हैं। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे मोमेंटम के बारे में कि मोमेंटम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। मोमेंटम इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि उसके अंदर वेलोसिटी है, और वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की एसआई यूनिट देखिए क्या बनेगी? केजी, मास के लिए केजी और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। ये होगी मोमेंटम की एसआई यूनिट। तो अब आप कहोगे भैया ये सब तो बता दिया, प्रोडक्ट मास ऑफ वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम हमारा ये ऐसा यूनिट होगी। तो मोमेंटम जनरेट कहाँ से होता है, या मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम कोई भी बॉडी जो मूविंग है, मूविंग बॉडी पोजेसेस मोमेंटम। कोई भी बॉडी, अगर कोई कार मूव कर रही है, आप खुद चल रहे हो, आप रन कर रहे हो, तो आपका अपना मोमेंटम है। वो उस किसी भी बॉडी, जो कोई भी मूविंग बॉडी होगी ना, एवरी मूविंग बॉडी पोजेसेस मोमेंटम। कोई भी मूविंग बॉडी होगी, कोई भी चलती हुई बॉडी होगी, इवन अर्थ का अपना मोमेंटम है, क्योंकि अर्थ कॉन्स्टेंटली मूव हो रही है अराउंड सन। तो अर्थ का मोमेंटम है। ठीक है, हर चीज़ का मोमेंटम होता है। तो अब हमने मोमेंटम पढ़ा क्यों। मोमेंटम का सीधा सीधा रिलेशन है हमारे पास एक सेकंड लॉ से, हमारे न्यूटन के। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? पहले लिख लेते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि ये तो हो गई उसकी डिफाइन। अब इस डिफाइन को हमें तोड़ के सॉल्व करना है। तो पहले लाइन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का बदलना या मोमेंटम का चेंज ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, जो उसके ऊपर फोर्स लग रही है, एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। तो सेकंड लॉ कहता है कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है, उसकी जो डायरेक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। मान लीजिए ये एक कार है, इसके ऊपर फोर्स लगी, इसके ऊपर जो फोर्स लगी उसके बाद जो इसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होगी या जहाँ ही जाएगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो मोमेंटम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, सेकंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। सेकंड लॉ के हिसाब से जो मोमेंटम का चेंज है, तो रेट एट विच मोमेंटम इज चेंजिंग। अब जहाँ पे रेट वर्ड आ गया ना, वहाँ पे हमारा टाइम आ जाएगा। तो सेकंड लॉ के हिसाब से फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट में क्या आता है? रेट में आता है टाइम टेकन। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। फोर्स यहाँ आ गई, एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। तो अब हमें इस जो सेकंड लॉ है इसको तोड़ेंगे।
तोड़ेंगे से मतलब ये नहीं है कि इसको तोड़ देंगे, तोड़ेंगे से मतलब ये इसको सॉल्व करेंगे। तो F इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी टाइम टेकन। अब सवाल आता है कि ये कैसे आ गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला है कि मोमेंटम चेंज हो रहा है। अब क्योंकि मोमेंटम के अंदर हमारे पास डिफाइन के अंदर चेंज होने वाली चीज़ तो वेलोसिटी ही है, क्योंकि मास तो किसी, अगर मास किसी बॉडी का m है तो वो अगर आज बॉडी है, आज से 10 साल बाद होगी तब भी उस बॉडी का मास 10 ही होगा, अगर उसका मास आज 10 है। लेकिन वेलोसिटी जो उस टाइम पे थी उसमें फ़र्क आ सकता है। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी कुछ और हो सकती है, फाइनल वेलोसिटी कुछ और हो सकती है। इसलिए मोमेंटम के अंदर चेंज जब आएगी, चेंज की बात करेंगे तो मोमेंटम के अंदर वेलोसिटी चेंज होगी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, कुछ एक्सेलरेशन से मैच कर रहा है, अभी कुछ कर रहा है, अब पूरा करेगा। तो F इज इक्वल्स टू एम बाहर v माइनस यू अपॉन टी। ये जो ये बॉक्स के अंदर है ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, याद करो बेटा याद करो, ये आप ही ने करवाया था। तो ये है हमारा एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल्स टू एम ए, और ये आ गया जी हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला टू फाइंड आउट फोर्स। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ना, हमारे पास जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ हमारा न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, इसने रिलेशन दिया फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में कि क्या रिलेशनशिप था। ठीक है, अब थोड़ा जरा हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। अब जरा हम थोड़ा इस फार्मूले को चेंज करेंगे। F इज इक्वल्स टू एम ए था, हम इसको लिख देंगे A इज इक्वल्स टू F अपॉन M। तो ये हमने क्यों करा, तो जस्ट थोड़ा एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने इस वे में इसको लिख दिया। ठीक है, इस फॉर्मूले के ऊपर आएंगे आपको मोस्ट ऑफ दी नहीं, एक क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे मोस्टली पजल होते हैं। मैं भी अपने टाइम में इस क्वेश्चन से पजल होता था। तो क्वेश्चन में अभी इसके वैल्यू डिफाइन पढ़ लेते हैं। A इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम ए से हमें क्या पता चलता है कि द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, तो जैसा कि इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in a body is directly proportional to the force acting on it and inversely proportional to the mass of the body, क्योंकि फॉर्मूला है inversely proportional to mass and directly proportional to F। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि ये हमें क्यों बताया गया। ये आपको इसलिए बताया गया क्योंकि आपके पास कभी कभी जैसे कि सवाल आ जाता है, इफ़ मास इज डबल्ड, इफ़ एम इज डबल्ड, एम मान लीजिए एम पहले एम था, फिर हमने एम को हमने फ्यूचर में कर दिया 2m। ये देखो ये स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, इफ़ मास इज डबल्ड ऑफ अ बॉडी। ठीक है, उस केस में एक्सेलरेशन साथ क्या होगा कि मान लीजिए जो मास था उसको हमने डबल कर दिया, तो एक्सेलरेशन साथ क्या होगा, जो एक्सेलरेशन है वो आपकी हाफ हो जाएगी। क्यों हाफ हो जाएगी, क्योंकि A इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, ये मास को हमने कर दिया डबल, ये स्टैंडर्ड फार्मूला था, ये नया आ गया। तो अगर हम इसको ऐसे मान ले तो A इज इक्वल्स टू 1/2 F अपॉन एम। तो एक्सेलरेशन के ऊपर क्या असर पड़ा, एक्सेलरेशन जितनी भी एक्सेलरेशन आएगी उसको वो हाफ हो जाएगी उससे जो रिजल्ट आएगा। उसके बाद एक चीज़ और आती है कि इफ़ मास इज हाफ, अगर हमने मास को ही हाफ कर दिया तो उसका एक्सेलरेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, एक्सेलरेशन के ऊपर उसका ये फ़र्क पड़ेगा कि जब आप मास को हाफ करोगे तो जो आपकी एक्सेलरेशन है वो डबल हो जाएगी। वो डबल कैसे हो जाएगी, A इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम अपॉन 2, एम अपॉन 2 कर देंगे तो ये जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। कि आपको रूल पता ही होगा कि एफ अपॉन 1 मानेंगे और एम अपॉन 2 मानेंगे, और यहाँ चल जाएगा यहाँ चल जाएगा। देयरफॉर A इज इक्वल्स टू 2 इंटू एफ अपॉन एम। तो जो भी हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी वो डबल हो जाएगी इस 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक है, तो ये मोस्टली सवाल पूछ लिया जाता है पेपर एग्ज़ाम के अंदर कि बताइए कि इफ़ एक्सेलरेशन इज डबल डन, ये सब। तो अब एक बात और जानेंगे कि हमने फोर्स बता दिया, फोर्स क्या है, तो फोर्स के बारे में भी तो बताओ भैया। तो फोर्स के बारे में हम ये जानेंगे कि फोर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फोर्स हमारी है, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी
ठीक है। तो हमारी फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? वेक्टर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि फोर्स के अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन आ रही है, F इज टू ma है ना। तो अगर एक्सेलरेशन जो है वो भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, और मास का तो कोई इसमें वेक्टर और स्केलर में कोई वही रोल ही नहीं है। तो इसलिए जो हमारी फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो जो हमारी फोर्स है, अब हमारी जो फोर्स है उसकी SI यूनिट क्या है? तो SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, क्योंकि न्यूटन के फॉर्मूला से डिराइव हुई थी, तो फोर्स की SI यूनिट हमने दे दी न्यूटन। तो न्यूटन इज दी SI यूनिट ऑफ फोर्स। तो एक क्वेश्चन आएगा पेपर में आपके ज़रूर कि व्हाट इज 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, या फिर आएगा कि डिफाइन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। तो उसके जवाब में आप लिखेंगे कि 1 न्यूटन तो 1 न्यूटन वो फोर्स जो कि 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी या डालेगी। तो आपके दिमाग में ये सवाल भी आना चाहिए कि भैया जो हमारी फोर्स है उसका जो SI यूनिट है वो न्यूटन क्यों है? उसकी SI यूनिट हमारे पास kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों नहीं है? तो अगर आप न्यूटन की जगह SI यूनिट अपने रिजल्ट के अंदर kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे वो भी ठीक है, न्यूटन लिखेंगे वो भी ठीक है, बट क्योंकि न्यूटन ने डेवलप करी, न्यूटन ने बताई, तो हम यूज़ करते हैं न्यूटन, इसलिए यहाँ पे सिर्फ न्यूटन यूज़ होती है। ये भी गलत नहीं है, बट जो सही या ज़्यादा बेटर जो है वो हमारी न्यूटन ही है। इसके बाद हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं कि एप्लीकेशन कहाँ पे आती है न्यूटन के सेकंड लॉ की। एप्लीकेशंस, तो जब आपने देखो कि जो क्रिकेट प्लेयर होता है, जो क्रिकेट प्लेयर है पहली क्रिकेट प्लेयर, जैसा आपको ये फोटो में आ रहा होगा कि जो क्रिकेट प्लेयर है, जैसे उसने यहाँ पे बॉल शुरू करी पकड़नी, यहाँ से करते 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 उसने यहाँ तक ले आया, नीचे तक ले आया। उसने ऐसा क्यों किया? उसने ये इसलिए किया कि वो बॉल पकड़ने का जो टाइम है वो बढ़ा सके। जैसे जैसे वो बॉल पकड़ने का जो टाइम है वैसे बढ़ाएगा, वैसे वैसे जो फोर्स है वो उस पर कम लगेगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा न्यूटन के लॉ के अंदर कि V माइनस यू अपॉन टी, जो टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। तो जितना टाइम बॉल को वो पकड़, मतलब बॉल आएगी, वो जितना टाइम उसको स्लो करने में लेगा उतनी ज़्यादा उसको दर्द कम होगी। मान लीजिए आपकी बॉल आएगी, अपने ठक से आपके हाथ के ऊपर बजी, तो वो ज़्यादा दर्द करेगी एज़ कम्पेयर टू आपने उसको स्लोली नीचे खींचते हुए आए, तो वो पेन कम करती है। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो टाइम बढ़ा देते हैं। जब टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर टाइम बढ़ेगा तो जो फोर्स होएगी वो घटेगी। टाइम बढ़ रही होगी, टाइम इन्वर्सली, जिससे वहाँ पे हमने जो मास था उसको डबल करा, जब वहाँ पे हमने मास डबल करा तो एक्सेलरेशन हाफ होगी। वैसे ही अगर हम यहाँ पे टाइम डबल कर देंगे तो फोर्स जो है, जो हमारे हाथ के ऊपर फोर्स लगेगी वो भी तो हाफ हो जाएगी। इसलिए जितना आप टाइम बढ़ाओगे उतनी फोर्स कम लगेगी। ये है एप्लीकेशन पहली। वैसे ही जो कई एप्लीकेशन है इसके अंदर, अब हम एक क्वेश्चन करना चाहेंगे, जैसा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आ रहा होगा, मैं इसको इसी स्पेस में कंप्लीट कर दूंगा। छोटा सा ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इज व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 6 kg। तो 6 kg की बॉल के अंदर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जब हम एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे तो उसके ऊपर फोर्स कितने लगेगी। क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन। तो सबसे पहला रूल, जो जो चीज़ गिवन है वो लिख लेंगे हम। तो पहली चीज़ जो हमें गिवन है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या गिवन है हमें, मास 6 kg, मास इज इक्वल्स टू 6 kg। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला हमें पता है F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। तो फोर्स निकालनी है हमें, तो मास कितना है हमारे पास 6 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है 4, तो देयरफॉर 6 4 ज़ा 24 न्यूटन्स। तो 24 न्यूटन्स की जो फोर्स है वो लगेगी उस
उस एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन वाली बॉल के ऊपर जिसका वेट है 6 kg। तो एक क्वेश्चन अब हम एक और करेंगे, वो क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। What is the acceleration produced by a force of 12 Newton exerted on an object of mass 3 kg? क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। तो अब हमें इसके अंदर फोर्स गिवन है, फोर्स हमें गिवन है, कितनी गिवन है फोर्स हमें 12 न्यूटन, और मास गिवन है मास 3 kg। ठीक है, मास हो गया 3 kg, फोर्स होगी 12 न्यूटन। निकालना क्या है हमें, निकालनी है हमें एक्सेलरेशन, क्वेश्चन मार्क की एक्सेलरेशन कितनी आएगी। तो वही सिंपल सा फॉर्मूला लगाए थे हम, जिससे हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला था, A इज इक्वल्स टू F अपॉन M। देयरफॉर A इज इक्वल्स टू F इज 12 एंड M इज 3 4 12, एक्सेलरेशन इज 4। यूनिट बोला फटाफट, यूनिट क्या है, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो गुड। अब अगला टॉपिक आएगा हमारे पास थर्ड लॉ न्यूटन का। जो ये न्यूमेरिकल्स है, अगली वीडियो के अंदर हम मोमेंटम के अंदर हम एक कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके साथ में मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, उसके मोमेंटम के भी और जो है ये सारे न्यूमेरिकल्स भी। तो थर्ड टॉपिक जो आज का हमारा हमने करना है वो है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे आसान और सबसे बढ़िया लॉ यही है। क्यों? इसकी डिफाइन सुनिए। अब डिफाइन है इसकी, न्यूटन के लॉ की डिफाइन है, एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर किए गए कार्य का वैसा ही परिणाम आपको मिलता है। यदि आप अपने दोस्त को जाकर एक चांटा मारेंगे उसके चेहरे पर, वो भी आपको उसके रिजल्ट स्वरूप एक चांटा मारेगा आपके चेहरे पर। तो आपने किया एक्शन, उसने दिया रिएक्शन। तो ये तो होगी मजाक की बात, तो वैसे करना मत, जाके चांटा मत मारना भाई, दोस्त है, ऐसे थोड़ी। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो कहता है कि हर एक्शन का एक बराबर इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। कैसे कैसे भैया कैसे? अब जैसे ये फिगर है, अब ये भाई साहब स्केट्स पहन के दीवार को धक्का मार रहे हैं। अब जो वो धक्का दीवार में मारेंगे, जितनी फोर्स से दीवार के ऊपर धक्का मारेंगे उतनी ही फोर्स से दीवार उनके ऊपर धक्का मारेगी। और देखो पीछे भाग गए, दीवार ने धक्का मारा और वो पीछे मूव कर गया। ये बड़ा छोटा सा एग्जांपल था। अब दूसरा एग्जांपल आप देखिए कि जब आप वॉक करते हैं सड़क के ऊपर, आप सड़क के ऊपर वॉक कर रहे हैं, ठीक है। जब आप सड़क के ऊपर वॉक कर रहे हैं तो जो आपका फुट है वो ग्राउंड के ऊपर एक्शन फोर्स लगा रहा है। जब आप चलते हैं तो मान लीजिए आगे फुट है, तो आपका जो फोर्स है वो आपके ग्राउंड के ऊपर एक्शन फोर्स लगा रहा है, एक्शन फोर्स, फ्रिक्शन के उसको बीट कर रहा है, वो एक्शन फोर्स लगा के मूव कर रहा है वो। तो जो उसको ग्राउंड है वो उसको आगे जाने दे रहा है, वो मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है उसको। जैसे कि ये फिगर में देखो, ये भाई साहब जो है मूव कर रहे हैं। क्या उससे मूव कर पा रहे हैं? क्योंकि जो वो एक्शन लगा रहे हैं उनको उसके प्रति बराबर रिएक्शन मिल रहा है। मान लीजिए वो फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन की, तो उनको जो अर्थ है, जो फ्लोर है, वो भी 10 न्यूटन की फोर्स से ही आगे को पुश कर रहा है। अब ये अगली फोटो में देखो, ये स्विमर है। अब ये स्विमर अपने पानी को अपने हाथ से पीछे कर रहा है, पीछे को पुश कर रहा है। अब वो पानी को पीछे पुश कर रहा है तो साथ ही जो पानी है वो भी उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको आगे को पुश कर रहा है, तभी जो स्विमर है वो मूव कर पा रहा है। ये है जस्ट इसके अंदर एक्शन और रिएक्शन लॉ के अंदर, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ के अंदर। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये एक बॉक्स है, ये अर्थ के ऊपर पड़ा है, फ्लोर के ऊपर पड़ा है। तो ये अगर ये रेस्ट में है तो ये अपने वेट से इसके ऊपर एक्शन फोर्स लगा रहा है, तभी ये यहाँ पे है, और रिएक्शन के तौर पे इसके ऊपर ये फोर्स लग रही है। तो आप कहेंगे कि ये मूवमेंट तो हो नहीं रही, तो ये रेस्ट पोजीशन के ऊपर है इसलिए मूवमेंट नहीं हो रही है। तो ये फ्रिक्शन को जब बीट करेगा तब ये मूव कर पाएगा। तो ये जो है इसके ऊपर फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, वैसे ही जो अर्थ है उसके ऊपर फोर्स प्रोड्यूस कर रही है। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे डू नॉट प्रोड्यूस इक्वल एक्सेलरेशन इन टू बॉडीज ऑन विच दे एक्ट। मतलब कि एक्शन और मैं इसको लिख के देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे डू नॉट प्रोड्यूस इक्वल एक्सेलरेशन इन टू बॉडीज ऑन विच दे एक्ट। इसका मतलब ये है कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड यानी कि उनकी मात्रा, उनकी ताकत या उनकी क्षमता बराबर है,
बट लेकिन वो कोई इक्वल एक्सेलरेशन दोनों बॉडीज के अंदर प्रोड्यूस नहीं करता। मतलब कि आप जब उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो आपको उसी फोर्स से धक्का देगी। ये नहीं आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई वो आपको 20 न्यूटन से पीछे फेंकेगा, ऐसा नहीं होगा। आप जितनी फोर्स लगाओगे, जितनी वेलोसिटी से आपने उसको पुश करा, जितनी फोर्स से आपने उसको पुश करा, उतनी ही फोर्स से वो आपको पुश करेगा और उतनी ही वेलोसिटी आपको मिलेगी। ये नहीं है कि आपने 10 से पुश किया आपको 20 मिल जाएगी और आपकी जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन नहीं बढ़ेगी। अब इसके अंदर एक एग्जाम्पल आता है रिकॉइल ऑफ अ गन। तो ये इमेज के अंदर देखो, आपने गन से बुलेट फायर करी, ये रही मेरी गन, ये मैंने इससे बुलेट फायर करी, डिस्ट क्या हूँ। अब जो बुलेट गई वो तो चली गई, लेकिन वो एक चीज़ देके जाती है, वो देके जाती है मेरे पास रिकॉइल, उस फोर्स का, उस एक्शन का, मेरे इस एक्शन का जो रिएक्शन मुझे मिलता है वो मेरे को मिलता है जर्क मेरे कंधे के ऊपर, क्योंकि गन को तो वहीं से लगा के रखते हैं, शोल्डर के ऊपर लगते हैं। तो जो वो बुलेट है वो रिएक्शन फोर्स देती है। तो ये जो गन के रिकॉइल ऑफ अ गन के ऊपर आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे आगे, और 11th क्लास के अंदर यदि आप नॉन मेडिकल लेते हो तो इसके ऊपर पूरी डेरिवेशन आएगी आपको। एक और एग्जांपल हम लेंगे इसी का, एक्शन रिएक्शन का। एयरप्लेन जो फ्लाई करता है हमारे पास, हमारा फ्लाइंग ऑफ एयरप्लेन, या फिर जेट, जो हमारे जेट मान लीजिए, या रॉकेट जो स्पेस में जाते हैं, वो भी यही करते हैं। या इस चीज़ को एक छोटे स्तर पे समझने के लिए आप ये देखिए कि एक बैलून है, ये हमारा बैलून है। एक बैलून के अंदर जब आप हवा ब्लो करते हैं, एयर ब्लो करते हैं आप, वो एयर उसके अंदर भर जाती है, वो फूल जाता है। फिर जैसे ही आप उसकी जो नोजल होती है जहाँ से एयर भरी है उसको छोड़ते हैं, जब वो बैलून होता है वो आगे मूव करना शुरू कर देता है, उधर उधर भागना शुरू कर देता है। वो क्यों करता है? क्योंकि जो हमने उसके अंदर हमने फोर्स लगाई, उसके अंदर एयर ब्लो करी, हमने उसको एक्शन दिया, उसमें हवा भरी, तो रिएक्शन के दौर पे वो उड़ जाता है। वो उड़ जाता है क्योंकि वो रिएक्शन प्रोसेस है, उसकी हवा भरी, हमने उसको बुलाया, रिएक्शन प्रोसेस में वो उड़ जाता है। वैसे जैसे आपकी इमेज के अंदर अभी प्लेन आ रहा होगा, जो प्लेन है वो उसके इंजन की जो गैसेज हैं, वो मतलब जो इंजन है वो गैसेस को पुश कर रहा है, मतलब वो उनके ऊपर फोर्स लगा रहा है। जितनी वो फोर्स इंजन उन गैसेस के ऊपर लगाएगा जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उतनी ही फोर्स, उतनी ही बराबर फोर्स वो गैसेस प्लेन के ऊपर लगाएंगी, तभी प्लेन मूव करेगा और हवा में उड़ जाएगा। मतलब कि जितना फोर्स वो इंजन उन गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो हवा में प्रेजेंट होंगे, हर जगह हवा में प्रेजेंट होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स, वहाँ प्रेजेंट होंगे, उतनी ही फोर्स वो मॉलिक्यूल्स प्लेन के ऊपर लगाएंगे, जिसकी कारण जो प्लेन है वो उड़ पाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एग्जाम्पल्स हमारे कि कैसे मूव करता है। एक चीज़ और हम जानेंगे, हॉर्स एंड कार्ट, हॉर्स एंड पुलिंग ऑफ कार्ट, हॉर्स एंड हॉर्स पुलिंग अ कार्ट या हॉर्स एंड पुलिंग ऑफ कार्ट। तो टांगा बेसिकली इसको हम इंडिया में कहते हैं टांगा। जब हॉर्स जो होता है वो कार्ट को पुल करता है, वो क्या करता है बेसिकली? हॉर्स कुछ नहीं करता। टू मेक कार्ट मूव, हॉर्स बेंड्स फॉरवर्ड एंड पुश द ग्राउंड विद फीट। मतलब कि लिखा हुआ आ रही होगी आपको कि मैं जो भी बोलूँगा वो आपको सामने लिखा हुआ आ रहा है कि सामने मूव करने के लिए जो हॉर्स है वो अपने पैरों से, अपने फीट से फोर्स लगाता है, पुश करता है किसको? ग्राउंड को पीछे की तरफ। जब हॉर्स ग्राउंड को पीछे की तरफ करता है तो वो साथ साथ कार्ट को मूव करने के लिए, आगे को पुल करने के लिए, ड्राइंग के ऊपर हंसना मत यार, ठीक है। तो ये हमारा हॉर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारी कार्ट आ गई, ठीक है। अब जब ये हॉर्स को, इसको कार्ट को पुल करना है तो ये अपने पैरों से जोर लगाएगा और ये अर्थ को पुश करेगा। तो जब ये ग्राउंड को पुश करेगा, जिसकी वजह से इसको क्या मिलेगा? इसने किया एक्शन, अर्थ के ऊपर लगाया फोर्स, इसको मिलेगा रिएक्शन फोर्स। क्या? ये आगे मूव कर पाएगा, अर्थ जो है इसके ऊपर फोर्स लगेगी, मूव कर पाएगा। तो जो इसके कार्ट के व्हील्स हैं वो फ्रिक्शन के बैरियर को तोड़ेंगे, मतलब
जितना फोर्स ये व्हील्स अर्थ ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे थे उसको तोड़ने के लिए, उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हॉर्स जो है फोर्स लगाएगा। जब हॉर्स की फोर्स उस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर देगी, इसने एक्शन प्रोवाइड करा, जब वो उस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर देगी तब जो है हॉर्स मूव करेगा और कार्ट के जो व्हील्स हैं वो रोटेट होने शुरू हो जाएंगे। तो टू मेक द कार्ट मूव द हॉर्स बेंड्स फॉरवर्ड एंड पुशेस द ग्राउंड विद इट्स फीट। When the forward reaction to the backward push of the horse is greater than the opposing friction force of the wheel, the cart moves. जब जो बैकवर्ड पुश है हॉर्स जो फॉरवर्ड पुश जो को लगा रहा है, बैकवर्ड पुश ऑफ द हॉर्स इज ग्रेटर देन द अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स, जब वो पुश लगा रहा है अर्थ के ऊपर, बैकवर्ड पुश जो वो अर्थ के ऊपर लगा रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स जो उसको अपोज कर रही है उससे ज़्यादा होगा, तो जो कार्ट के व्हील्स हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे। ये है इसके पीछे की साइंस। तो ये हमारा था लास्ट एग्जांपल, हॉर्स कार्ट एग्जांपल। ये हॉर्स कार्ट एग्जांपल जो है ये भी आपको +1 क्लास के अंदर आएगी डेरिवेशन के साथ में। तो अगली वीडियो के अंदर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे और साथ में करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बिल्कुल पूछो, मुझे बहुत खुशी होगी। तो थैंक यू। सो दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आई होप आज जो हमने 3 टॉपिक करे हैं, मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ, आपको अच्छे समझ आए होंगे। अगली वीडियो के अंदर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इस सेकंड चैप्टर के ऊपर। तो तब तक के लिए आप इन टॉपिक्स को एक बार से प्रिपेयर कर लेना। तो हम मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए सी।